नमस्कार जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वराहा व्यूह रचना, जो जंगली सूअर होता है बोर, वो लड़ने में बहुत माहिर होता है। उसके दांत बहुत पैने होते हैं। इवन शेर तक उस पर हमला करने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। तो अगर मान लो फ्रंट ये है, किसी भी आर्मी फॉर्मेशन में फ्रंट ये है, ये फ्रंट है, और फिर इस तरह ये बढ़ता जाता है दोनों तरफ, ठीक है। तो कोई भी सामने शत्रु है उसको लगेगा बहुत ज़्यादा बड़ी सेना है ये तो, ठीक है, लेकिन बाद में पीछे ये कम हो जाए। ओके, इसको कहा गया वराहा व्यूह रचना, बोर आर्मी फॉर्मेशन, बोर शेप। ओके, तो इसमें अब आप देखेंगे, पहले तो यहाँ से आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है आकार, पूरे प्लॉट का कर लें रोम्बस शेप का, और फिर कम होता जा रहा है। तो उस हिसाब से ये वराहा व्यूह रचना वाला वो शेप आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं इसमें। अगर कोई गहराई में जाके स्टडी करेगा तो देखेगा बहुत सारी शेप हैं। ये पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। फिर यहाँ से हम देखते हैं फ्रंट से, तो वराहा व्यूह रचना वो वाली चीज़ आ रही है। दो पार्ट कर देते हैं तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती हैं। ये काट देते हैं जब यहाँ से ये कोने, तो ये हेक्सागोनल बन जाती है। इसको भी फ्रंट से जब देखेंगे तो चैरेट शेप कहते हैं इसको, रथाकार या शकट आकार या छाछ जैसा आकार, ठीक है। तो इसमें कई सारी शेप्स का रोल हो रहा है। आप देखो सूअर को, जब आप देखोगे ना, जंगली सूअर जो है उसको सामने से देखो, ये आगे छोटा है साइज और पीछे बढ़ता जा रहा है, देखो ऐसे, और उसके बाद फिर पीछे कम हो जाता है, छोटा। इसका जो पिछले वाला हिस्सा होता है, इस हाथी का तो होता है मोटा पिछले वाला हिस्सा, लेकिन सूअर का पिछले वाला हिस्सा भी छोटा हो जाता है। आगे छोटा है, फिर बढ़ता जा रहा है और फिर छोटा हो जाता है। तो ये वराहा व्यूह रचना वाली लुक आ रही है इसमें। पूरी संसद भवन को एज ए होल अगर लें तो, और ये लड़ाई में बहुत माहिर प्राणी है, ये भी बता दूं मैं। लड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत इसके पैने तीखे दांत होते हैं। बल्कि पुराने टाइम में राजा लोग इसके जो दांत है ना उसको धारण करते थे गले में। ये लड़ाई में भी काम आता था कई बार। बहुत तीखे होते हैं ये। इनके औजार भी बनते थे, हथियार, खासकर हथियार, ठीक है। तो अब इसको देखो इधर से, मान लो अब आप देखो ये जो शेप है ये पीछे इधर क्या है, बढ़ता जा रहा है। जब आप यहाँ खड़े होते हो फ्रंट कम है, फिर पीछे बढ़ता जा रहा है इसका साइज, ठीक है। अगर दोनों को ऐसे मिला दें तो इसको कहते हैं चैरेट शेप, या छकड़े का आकार, या रथ का आकार, या छाछ का आकार। ये इस तरह से इसको बार बार यूज़ करेंगे हम। शकट आकार, चैरेट शेप, छकड़े का आकार, ओके, वराहा व्यूह रचना, या फिर छकड़े का आकार इसको भी कहते हैं। पहला तो ये है कि ये पीछे बढ़ता चला जाए। छकड़े इस टाइप के होते हैं ना, या रथ भी इस टाइप के कि यहाँ बैल है या घोड़ा है और पीछे फिर ये बढ़ता जा रहा है। या फिर एकदम से वो दोनों तरफ फैल जाए, ये भी छकड़े का आकार माना गया है। और इसी टाइप की व्यूह रचना महाभारत में बताई हुई है, शकट व्यूह रचना। जिस तरह एक मान लो बैल ये है, एक बैल ये है, और पीछे पूरा छकड़ा होता है बड़ा। आप देखो सामान्य रिक्शा में भी तो यही होता है, आगे एक पहिया पीछे दो, ठीक है ना, वो भी छकड़े का आकार है किस्म से, ठीक है। और कलकत्ता साइड में आप देखोगे जो मनुष्य हैं वो खींच रहे होते हैं रिक्शा, दौड़ दौड़ के, उस पर बैठ के रिक्शा नहीं चला रहे होते कोई। उसमें भी पीछे हिस्सा बड़ा होता है, आगे छोटा है। आगे एक ही पर्सन है, पीछे दो बैठे हैं। तो इस सब को यूज़ किया गया है इवन आर्मी फॉर्मेशंस में। इनको कहते हैं शकट व्यूह रचना। शकट व्यूह में एक
लाइन ये है सैनिकों की, एक लाइन ये है, या दो दो हो सकती हैं ये, और पीछे बहुत सारे हैं। और ये महाभारत में भी बनाई गई थी, व्यू रचना ये वाली की गई थी एक दिन। तो शकट व्यू में ये फ्रंट है, ऐसे समझो ये फ्रंट है, ये बैक है, पीछे की तरफ ये दोनों तरफ फैल जाता है एकदम। आगे मतलब आर्मी घुसनी है सामने वाली आर्मी के बीच में, और पीछे एकदम से फिर वो। तो यहाँ पर भूखंड जो है उसका आकार पहले से सुनिश्चित है, दिया हुआ है पहले से ही। यानी नई संसद भवन की बिल्डिंग का डिज़ाइन पूरी तरह से भारत की सरकार की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया है। प्लॉट इज़ ऑलरेडी गिवन, उनको वहीं बनाना था उसी संसद भवन के साथ में। उस संसद भवन को भी यूज़ करना है जी, और पास में जो प्लॉट है, क्योंकि सारा ताम झाम पूरा इंडियन गवर्नमेंट का इतना बड़ा सिस्टम है, सेटअप है, वो सब वहीं अवेलेबल है, तो उनको वहीं पे ही बनाना था, और उनको कोई प्लॉट सूझा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुरानी संसद भवन पे हमला भी हो चुका था, वो सब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बल्कि पीएम हाउस भी वहीं आ रहा है समझो आप, इवन वीपी हाउस भी वहीं आने वाला है वाइस प्रेसिडेंट हाउस। तो अब हमने ये जानना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये त्रिकोणीय भूखंड है, और दोनों मिला दें तो फिर त्रियक वर्ग डायमंड शेप का जो भूखंड है, और इसमें बना षटकोणीय संसद भवन है। ये देश के जो 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं उनके लिए कैसा परिणाम देगा, ये हमने जानना है। क्योंकि वास्तुशास्त्र का अप्लाइड साइंस है। वास्तुशास्त्र कहता है भाई ऐसा प्लॉट होगा, ऐसी बिल्डिंग होगी तो ये फल होगा, ये परिणाम होगा। क्योंकि इस संसद में संसद सदस्य बैठे होंगे, जो सांसद होंगे वही देश की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने ये जानना है कि ये भूखंड जो त्रिकोणीय आकार का है, या ये डायमंड शेप का है, रोम्बस शेप है, या कोई और शेप है, इनका क्या फल होता है वास्तु के हिसाब से, पहले तो हम ये जानेंगे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिकोणीय आकार कितना शुभ है या अशुभ है, ये जानना है हमने। तो इसमें हम बहुत सारे 7-8 शास्त्रीय ग्रंथ लेंगे वास्तु के। और मैं बता रहा हूँ ये जो है वास्तु हम कौन सा कर रहे हैं, ये पब्लिक बिल्डिंग का वास्तु है, ये घर का वास्तु नहीं है कोई। और अब एक दो बातें और मैं आपको बता दूँ। वास्तु के कुछ ग्रंथ तो है प्राचीन वास्तु के ग्रंथ, कुछ मध्यकाल के हैं और कुछ आधुनिक हैं। ठीक है, जो प्राचीन है, जिस तरह विश्वकर्म प्रकाश है, प्राचीन ग्रंथ जो है वो बहुत आइडियल अप्रोच लेके चलते हैं। उन दिनों शहर बसे नहीं थे, या बहुत कम बसे थे, और ज़मीन बहुत सारी अवेलेबल थी, तो एकदम आइडियल प्रिंसिपल लगाने इजी थे, लगा सकते थे, एकदम आदर्श। लेकिन मध्यकाल तक बहुत सारे नगर बस गए। ठीक है, उसके उस वक्त के ग्रंथ है इस तरह सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित पृच्छा। उस वक्त में बहुत सारे शहर बस गए थे, तो उसमें फिर वास्तु के जो सिद्धांत है वो थोड़े ढीले कर दिए उन्होंने। नॉर्म्स जो है, जिस तरह आइडियल क्या था कि स्क्वायर होनी चाहिए जी, प्लॉट हो, बिल्डिंग हो, एनक्लोजर हो, स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में कहा जी ठीक है कि जो किले हैं उसके लिए ट्रायंगुलर भी चल जाएगा, हेक्सागोनल भी चल जाएगा, बड़ी कंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें। लेकिन घर के लिए तब भी नहीं अलाउ किया गया कि जो ट्रायंगुलर घर बना लो, नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझना है। फिर आजकल के ग्रंथ हैं आधुनिक काल के, जिस तरह वास्तु मंडलम वगैरह है, तो उनमें और ज़्यादा छूट दे दी। ठीक है, तो यहाँ हम 7-8 ग्रंथ लेते हैं अब, और डिस्कस करते हैं प्लॉट के बारे में, एनक्लोजर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, क्या क्या उसमें रूल बताए गए हैं। ठीक है, तो मैं मतम है ग्रंथ। मैं मतम ये समझो साउथ का ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा मान्य है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ वास्तु इन सदर्न इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में है ज़्यादा विश्वकर्म प्रकाश। तो मैं मतम क्या कहता है, मैं मतम मैं साथ साथ कोट कर रहा हूँ, देखो इसमें तीसरे चैप्टर में आप देख सकते हो खुद ही। मैं मतम तीसरे चैप्टर का 12वां श्लोक का दूसरा पार्ट है ये, बी यानी सेकंड पार्ट। जनरली 2 लाइन का होता है ना कोई भी श्लोक, तो दूसरी लाइन
उसमें क्या कहा है, वृत्त त्रिकोण विषमा वज्राभा कच्छप उन्नता। मतलब क्या है, ऋषियों ने ऐसे भूखंड को त्याज्य मानना है, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ऐसी ज़मीन, ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए जो गोल हो, गोल अच्छा नहीं माना, जो त्रिकोणीय हो वो अच्छा नहीं माना, विषम हो, अनियमित आकार का हो। विषम एक हिसाब से डायमंड शेप भी अनियमित है। तो जो वृत्त यानी गोल, गोलाकार, त्रिकोण आकार हो, विषम, सम नहीं है, जो विषम आकार है, अनियमित आकार का है, इरेगुलर शेप है। वज्राभा, वज्र जैसा आकार, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। वज्राभा इन जनरल होता है नैरो इन द सेंटर, जो दो साइड बड़ी बड़ी हैं उसकी, लेकिन बीच में नैरो एकदम। जिस तरह कभी कह रहे थे ना पाकिस्तान वाले के जी, जोड़ने के लिए हमें एक बांग्लादेश वाला पार्ट था उनका, उस वक्त पाकिस्तान ईस्टर्न और एक वेस्टर्न के दोनों को जोड़ने के लिए अंदर से गलियारा दे दो भारत के बीच में से, ऐसे ऐसी आवाज़ उठी थी। तो नैरो इन द सेंटर, वज्राभा, कच्छप उन्नता, जो कछुए की पीठ की तरह उभरा हुआ हो, ये सब नेगेटिव हैं। तो एक हिसाब से देखो त्रिकोणीय भी खराब माना गया मैमतम के हिसाब से, प्लॉट, और अनियमित आकार है यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हद तक वो भी ख़राब है। ठीक है, अब इनको समझ लो थोड़ा थोड़ा। शेप्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम। स्क्वायर इसको कहते हैं, ये ट्रायंगुलर है, ये पेंटागन फॉर्म है जो कि जनरली अच्छी नहीं मानी गई, ये सर्कुलर फॉर्म, ऑक्टेगनल, ट्रेपिजॉइडल। ट्रेपिजॉइडल में अगर इधर से एंटर करो तो इसको क्या कहते हैं, गौमुखा कह देते हैं, मतलब आगे से फ्रंट छोटा, ठीक है, और पीछे बैक बड़ा। तो और इधर से अगर एंटर करो तो इसको शेरमुखा कह देते हैं। तो इस हिसाब से ये गौमुखा है। आप अगर 3 कटे हुए हिस्सों से अंदर प्रवेश करोगे या खड़े हो जाओगे वहाँ पे संसद भवन में, तो वो गौमुखा हुए। और बड़े वाले साइड हैं जो उधर खड़े होगे तो वो कम होती जाती हैं, देखना आप, तो वो शेरमुखा हो गया एक हिसाब से। मतलब 3 साइड से वो गौमुखा हो जाता है, 3 साइड से शेरमुखा हो जाता है। और ये गोलाई है यहाँ पे, कोनों पे है ये स्क्वायर, लेकिन कोनों पे गोलाई दे दी, या रेक्टेंगल में भी हो सकता है इस तरह से, कोनों पे गोलाई दे देते हैं, जिस तरह फर्नीचर में ज़्यादातर होता है। फिर हेक्सागन फॉर्म, अभी हेक्सागनल फॉर्म हो गया, लेकिन रेगुलर हेक्सागन नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड बराबर हैं। लेकिन ये जो संसद भवन नई बनी है इसमें 3 साइड बड़ी हैं, 3 छोटी हैं, सेप्टागन, 7 साइड्स वाला। ठीक है, तो अब देखो जिस तरह इरेगुलर शेप, ये राम जन्मभूमि है जो सारी पूरी इरेगुलर शेप है पूरी इसकी, कितने सारे कोने निकले हुए हैं इसके, और यहाँ मंदिर बनेगा। ये होता है वज्र आकार। वज्र का बीच में पतला हो, अब इधर भी बढ़ गया हिस्सा, इधर भी बढ़ गया, तो इस टाइप का कोई भी शहर या कोई भी घर बढ़िया नहीं माना। कछुए की पीठ इस तरह बीच में से उभरा हुआ हो, वो भी अच्छा नहीं माना। फिर और शेप देख लो आप, स्क्वायर, स्क्वायर विद कर्व्ड साइड बता ही दिया आपको, सर्कुलर, ऑक्टेगनल बता दिया, स्वस्तिक फॉर्म, इस तरह ये स्वस्तिक फॉर्म के शहर बताए गए हैं। ये चैरेट शेप, शकट आकार जो मैंने बताया था अभी, पूरा जो ये जब आप कटी हुई साइड से देखते हो संसद भवन को, वो शकट या चैरेट, रथ आकार है। रथ आकार कई तरह का हो सकता है, एक ये इस तरह से हो सकता है, ये चोंच निकली हुई है फिर बढ़ रहा है, देखो पीछे, यह ऐसे हो सकता है फिर एकदम से बढ़ गया। और मैंने 2 शेप बताई थी आपको, एक को गोमुखा भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, इस तरह से। फिर क्वाइल्ड स्नेक, कुंडली मार के बैठा हुआ सांप जैसा आकार, मृदंग जैसा आकार, ये कनकेव शेप कही गई है। इस तरह शेप्स बार बार उल्लेख होगा इनका। नंद्यावर्त, कोने इधर कोने बन जाएं, नंद्यावर्त कहते हैं इसको। ये सेमी सर्कुलर, एलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म, मुर्गे जैसा आकार। फिर हाथी का जो 4 हेड है उस जैसा आकार, अपर पार्ट ऑफ द 4 हेड ऑफ एन एलिफेंट। ये मैं मत में एनक्लोज़र के लिए बढ़िया शेप मानी गई है ये, मतलब कोई भी 4 दीवारी बनानी है। अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, 4 दीवारी, वर्ड क्या है, एनक्लोज़र के लिए, बाड़े के लिए, अहाते के लिए जो दीवार बनाई जाती है 4 दीवारी, मतलब 4 दीवार होनी चाहिए आइडियली तो यही हुआ ना, 4 दीवारी, 4 वर्ड है,
मतलब आइडियल क्या था, 4 दीवार हो, यानी कि रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। लेकिन अब इसमें 4 दीवार थोड़ा होंगी ट्रायंगुलर में, 3 ही होंगी, और इसमें कुछ गिनती ही नहीं है देखा जाए। इसमें एक और एक 2 ही हुई। मतलब आइडियल क्या था, 4 दीवार हों एनक्लोज़र के लिए। लेकिन फिर मैं मतलब में कहा ठीक है भाई, एनक्लोज़ करना है, बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा किला है, उसको एनक्लोज़ करना है, तो ये वाली शेप हो ना तो भी ठीक है। चलो, ये अभी ज़मीन की शेप की बात नहीं हो रही, एनक्लोज़र की है, ठीक है। अब आइए विश्वकर्म प्रकाश क्या कहता है। विश्वकर्म प्रकाश बहुत ज़्यादा मान्य ग्रंथ है नॉर्थ इंडिया में वास्तु का। इसमें पहले चैप्टर 27वें श्लोक में क्या कहा है, वास्तु के लिए देव दुर्लभ भूमि के लक्षण, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसी भूमि अगर मिल जाए बहुत बढ़िया। और ये चीज़ आप लगा सकते हो, ये वाली हर जगह लगा सकते हो। ये वाला जो भूमि पूर्णतः चौकोर हो, एकदम चौकोर हो, बहुत शुभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दूसरा, व्याघ्र के आकार की हो, बाघ जैसा आकार उसका, या सिंह के आकार की हो, या सांड के आकार की हो, अथवा अश्व के आकार की हो, अथवा इभ यानी हाथी के आकार की हो। अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, व्याघ्र या सिंह, सांड, अश्व और हाथी, चारों में कॉमन क्या है, ये चारों जानवर भारत के राज चिन्ह पर हैं। जो ऊपर 4 दहाड़ते शेर है ना, उसके नीचे जो सर्कल बना हुआ है आप देखना, उस पर ये चारों के चारों जानवर हैं। इनको बहुत शुभ माना गया है, बहुत पुराने टाइम से, अशोक के समय से, उससे ही पहले से। बाघ या सिंह है, विक्रम का प्रतीक है, वीरता का। सांड क्या है, पुंसत्व का प्रतीक है, ठीक है ना। अश्व तेजी, पावर, और हाथी तो आप समझते हो, फिजिकल स्ट्रेंथ। इन सब के बहुत गहरे मतलब है हमारे यहाँ, ये बहुत शुभ माने गए हैं, ठीक है ना, राजकाज में खासकर। तो ये देखो, ये इनके आकार की इवन ज़मीन भी हो तो बहुत शुभ है। या फिर वृत्ताकार हो, अब यहाँ पे वृत्ताकार बढ़िया मान ली, जबकि मैं मतलब में नहीं मानी थी अच्छी। या भद्रपीठ चौकी, चौकोर चौकी के आकार की हो, या त्रिशूल आकार अच्छी मानी है यहाँ पे, शिवलिंग आकार, या प्रासाद यानी मंदिर का जो ध्वज है उसके आकार की हो, या घड़े के आकार की हो। यह भूमि देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है और वास स्थान बनाने के लिए अति उत्तम है। मतलब यहाँ पे रहने के लिए बहुत बढ़िया है ये ज़मीन, ठीक है। अब ये ज़मीन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है। फिर आइए, त्याज्य भूमि अशुभ कौन सी मानी है, जो भूमि तिकोनी हो। अब ये अगर 2 पार्ट कर दें इसके हम, तो इस एक तिकोनी हो जाएगी ये। मतलब आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 2 पार्ट नहीं किए। उन्होंने कहा नहीं, जो पुरानी संसद भवन है और नई संसद भवन है, दोनों मिलजुल कर काम करेंगी, अलग अलग नहीं किया उन्होंने। उसके 2 बड़े कारण हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहला कारण तो ये है कि वो 100 साल पुरानी हो गई, तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, उस बिल्डिंग को, पहले वाली को। दूसरी क्या है, अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे 2 ट्रायंगल बन जाएंगी, जो कि अशुभ हो जाएंगी। दोनों को मिला के वराह व्यू रचना वाली चीज़ आ रही है, लुक आ रही है। और भी बताऊंगा मैं आपको, दोनों को मिला के कितनी अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं इसमें। तो अगर भूमि तिकोनी है, शकट आकार की है, बैलगाड़ी के आकार की, अब यहाँ भूमि तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग को अगर देखोगे, कटे हुए जो हिस्से हैं, छोटे जो साइड हैं बिल्डिंग की, वहाँ से देखोगे तो बैलगाड़ी के आकार की हो जाती है। शूर्प या सूप के आकार की भी कह सकते हो उसे। सूप क्या होते हैं, सूप जो छाछ होता है, जो हिस्सा आप पकड़ते हो हाथ में, वो छोटा होता है और आगे जाके बड़ा हो जाता है। वो फटकते हो जब किसी भी चीज़ को कभी यूज़ किया हो आपने, नहीं तो नेट पे जाके देख लेना। तो जब कटे हुए हिस्से की तरफ आप खड़े हो गए ना, तो आपको क्या लगेगा, वो आपको ऐसे बढ़ता हुआ सा लगेगा आगे जाके। तो ये हो गई आपको शूर्प आकार की या बैलगाड़ी के आकार की। वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, वो ज़मीन नहीं है। व्यजन, हाथ से जो पंखा जलते हैं उसके आकार की हो, मुरज या मृदंग के आकार की हो, सांप के आकार की हो, मेंढक के आकार की हो, गधे
अजगर बगुले के आकार की हो, नतोदर कनकेव, बीच में से डाउन है अगर ज़मीन, वो भी ठीक नहीं मानी। बीच में गड्ढा होना अच्छा नहीं माना जाता। जो ब्रह्म स्थान है किसी भी ज़मीन का वो दबा हुआ नहीं होनी चाहिए। मुदगर के आकार की अच्छी नहीं है। कौवा, उल्लू, टिड्डा, सूअर। अब ये सूअर के आकार की वो फॉर्मेशन अलग है, बोअर फॉर्मेशन अलग है आर्मी का। सूअर जैसा आकार हो मतलब वो ठीक नहीं है। ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा, गिरगिट या डेड ह्यूमन बॉडी के आकार की हुई या दुर्गम हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ जाना मुश्किल है, उसको आवास या बस्ती बसाने के लिए त्याग देना चाहिए। अब यहाँ पर तिकोनी अगर अलग से ले लेंगे उसको तो बढ़िया नहीं है बिल्डिंग, मतलब भूखंड, प्लॉट, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ दोनों मिला के रखे गए, अभी भी उनको अलग अलग नहीं किया इन्होंने। और आइए भूमि के शुभ आकार, चौकोर बहुत बढ़िया मानी है, हाथी के समान आकार वाली बढ़िया मानी है, धन देती है। सिंह आकृति की भूमि है, पुत्रों को देती है। वृषभ या बैल के आकार की है, पशु और वाहनों का सुख मिलता है। वृत्त आकार की भूमि है या भद्रपीठ के आकार की भूमि है, मतलब स्क्वायर, तो आजीविका मिलती है वहाँ पर। त्रिशूल के आकार की हो तो वीर और साहसियों को बनाती है और धन और सुख देती है वो। तो ये सब शेप्स बहुत बढ़िया मानी है। तो प्लॉट की शेप एक हिसाब से देखा जाए बहुत बढ़िया सी नहीं है, लेकिन दोनों अगर मिला के रखें उसको, अगर डायमंड शेप का रखें तो इतनी ख़राब भी नहीं है, ठीक है। लिंग के आकार की अभी बताई थी, तो जो शैव लोग हैं, शिव जी की उपासना करने वाले हैं या सन्यासी लोग हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बताई गई है। जो भूमि प्रासाद, महल और ध्वज के आकार की हो वो पद में उन्नति देती है, प्रतिष्ठा वृद्धि करती है। घड़े के आकार की हो धन वृद्धि करती है। तो ये बातें बताई गई हैं। अब आओ अशुभ आकार की भूमि, जो त्रिकोण आकार है वह पुत्र हानि करती है। मतलब अगर केवल त्रिकोण आकार की लेते, इसमें हम अलग पार्ट कर देते, इसका उसको अलग कर देते, पुराने वाले को इसको अलग कर देते, पुत्र हानि करेगी। तो पुत्र हानि का मतलब क्या है, जनसंख्या कम हो जाएगी, या ये कह लो अंदर जो एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के हैं, वो कम हो जाएंगे। यहाँ तो और बढ़ने हैं, अभी तो भूमि की बात चल रही है, अभी एनक्लोजर या बिल्डिंग की बात नहीं चल रही। उनके लिए अलग रूल हैं, ये बता दूं मैं आपको। जो भूमि शकट आकार की हो, शकट मतलब चैरेट शेप और कार्ट शेप, वह सौख्य हानि करती है। तो अगर इसको फ्रंट से आप देखोगे तो वो शकट आकार है ज़मीन, फ्रंट से देखोगे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ती जा रही है, लेकिन साइड से देखोगे, ठीक है ना, तब वो समस्या नहीं है। सूप के आकार की हो धन हानिकारक होती है। व्यजन के आकार की हो धर्म की हानि करती है। इस तरह से यहाँ बता रखा है, ओके, अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट में। तो विश्वकर्म प्रकाश में क्या बताया, 1.28 पहले चैप्टर के 28वें श्लोक में क्या बताया, तिकोनी भूमि आवास के लिए त्याग देनी चाहिए। शायद इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 पार्ट नहीं किए उसके, क्योंकि 2 तिकोने बन जाते वरना, क्योंकि ये अशुभ मानी गई है, क्योंकि तिकोनी भूमि के बारे में कहा है ये पुत्र हानि करती है। तो लेकिन अगर इसको अगर हम ट्रायंगुलर फॉर्म में लें, केवल एक ट्रायंगल लें, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे फिर कि भाई कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून बनेगा अगर तिकोनी ज़मीन लेते हैं। अगर तिकोनी बिल्डिंग लेते हैं तब उसमें भी ये असर आना चाहिए फिर, लेकिन ऐसी बात कहीं है नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही प्लॉट मिला दिए गए हैं, दोनों एज इट इज रखे गए हैं, अलग अलग नहीं किए कोई। और फिर ये भी कहा है तिकोनी भूमि से राज्य पक्ष से दंड मिलता है। अगर तिकोनी भूमि में कोई भवन बनाएंगे, तिकोनी भूमि में रहेंगे, राज्य पक्ष से दंड मिलेगा। तो हम अगर तिकोने वाला इफेक्ट है तो क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि सरकार लोगों के लिए ज़्यादा आक्रामक होगी, ज़्यादा एग्रेसिव होगी, ज़्यादा ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जो
रेगुलेट करेंगे, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाएंगे लोगों को, लेकिन ऐसा यहाँ पे ज़्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि कोने उसके फिर बाद में जब बिल्डिंग बनी कोने काट दिए गए और दोनों प्लॉट्स को इकट्ठा ही रखा गया है। और अगर हम पूरे सारे एज ए होल लें तो वो क्या है, फिर आपको बोर फॉर्मेशन हो जाता है। पूरा प्लॉट अगर सेम लें इकट्ठा एज इट इज शुक्र आकृति का, या ये कहो वराह व्यूह रचना, उसका फल क्या होगा, ज़्यादा एग्रेसिव होगी सरकारें, क्योंकि सरकारें काम करेंगी वहीं से, वहीं पर निर्णय लिए जाएंगे। सबसे बड़ा जो संविधान की रक्षा करने वाला और नए कानून बनाने वाला जो संसद ही है। तो मेरे विचार में ये जो शेप है पूरी वराह व्यूह रचना वाली शेप है, पूरी बिल्डिंग के प्लॉट की, 2 बिल्डिंग हैं जो उसमें जो पूरा प्लॉट है उसकी शेप है वराह व्यूह रचना वाली। तो मेरे विचार में इसके वास्तु का क्या इफ़ेक्ट होगा कि ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे जिससे आर्मी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और पिछले दिनों आप देख रहे हो बहुत सारे, जिस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको बहुत सारे नए ऑर्डर दिए गए हैं। देश में ये अब ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स और शस्त्र अस्त्र सामग्रियाँ ये कही जा रही हैं बातें कि देश में ही बनना चाहिए, देश में ही बनेगा। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाएंगे, लोगों को डिसिप्लिन किया जाएगा ज़्यादा, और ये सब मेरे ख्याल में ये सब असर होगा ये जो पूरा वराह व्यूह रचना वाली शेप है, डायमंड शेप, उसकी वजह से। क्योंकि पूरे के असर आएंगे, पहले पूरे के असर नहीं आ रहे थे, अब दोनों में बिल्डिंग बन चुकी, 2 बिल्डिंग बन चुकी हैं, तो पूरी जो डायमंड शेप है पूरे के असर आएंगे।